क्वेश्चन है हमारा, आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? वायुमंडल में जलवाष्प, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र जल का परावर्तन, सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग क्या होता है कि एयर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं और जब भी वाइट लाइट इनसे टकराता है तो चारों डायरेक्शन में बिखर जाता है। चूँकि ये तो वाइट लाइट 7 कलर से बना होता है, बट जो हमारा नीला कलर होता है इसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिससे सारा आकाश ही नीला दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ के टुकड़े को दबाने से वह आपस में क्यों जुड़ जाते हैं? वंडरवाल बल, हाइड्रोजन आबंध, सहसंयोजी आकर्षण बल, द्विध्रुवीय बल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सहसंयोजी आकर्षण बल। अनुदैर्ध्य तरंग किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। तो ऑप्शन ए निर्वात करेक्ट आंसर होगा। जो भी हमारा तरंग है, इसे वेव कहते हैं इंग्लिश में। ये दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को अयांत्रिक तरंग कहते हैं, जबकि मैकेनिकल वेव को यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसे चलने के लिए मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है, जबकि इसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है, यानी माध्यम की आवश्यकता होता है। और ये फर्दर दो भागों में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये हमारा सॉलिड में एंड लिक्विड के ओनली सरफेस पे, यानी द्रवों के सतह पे चल सकता है, जबकि द्रव के भीतर और गैस में ये चल नहीं पाता। और ये अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, ये सभी प्रकार के माध्यम में चलते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, आइंस्टाइन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डेसिबल क्या है? तरंग का मात्रक, आयाम का मात्रक, ध्वनि का स्तर का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। ध्वनि के स्तर का मात्रक, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं या फिर बल में मापते हैं, जबकि आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हर्ट्ज में मापते हैं। आयाम क्या होता है? कोई भी ये साइनोसोडियल वेव जितना ऊपर तक या नीचे तक जा रहा है, इसे आयाम कहते हैं। तो ये हमारा लंबाई या चौड़ाई लंबाई है, तो इसे जनरली नैनोमीटर में मापते हैं, क्योंकि बहुत छोटा इसका लंबाई होता है। पराबैंगनी किरण में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड वेव, गामा किरण, एक्स किरण, अंतरिक्ष किरणें। तो सही आंसर होगा हमारा अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड वेव। जो भी हमारा वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के होता है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा और एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो सबसे हमारा जो वेवलेंथ का ऑर्डर है, ये हमारा इंफ्रारेड है, ये हमारा विजुअल लाइट है यानी दृश्य किरण है, ये अल्ट्रा वायलेट रेड है लाइट है यानी पराबैंगनी किरण, ये एक्स किरण और ये गामा किरण। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ है, जिसको एसिड लेमडा से डिनोट करते हैं, इधर जाने से वो घटता है। तो इसलिए इस साइड जाने पर एनर्जी बढ़ने लगेगा, यानी सबसे कम एनर्जी इंफ्रारेड का होगा, फिर विजुअल लाइट दृश्य प्रकाश का होगा, फिर अल्ट्रा वायलेट रेड, फिर एक्स किरणें और गामा किरणें। यहाँ वही लिखा गया है, द लार्जर द वेवलेंथ द लेसर द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया? डाल्टन, नील बोर, रदरफोर्ड एंड क्यूरी। तो सही आंसर होगा नील बोर्स ने डाल्टन स्पेक्ट्रम का सबसे पहले व्याख्या किया था। डाल्टन जो थे ये परमाणु मॉडल से संबंधित थे, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया और कहा परमाणु का डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। परमाणु का सबसे छोटा कण एटम होता है और एटम का फर्दर डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया था। इसमें कुछ ड्रॉबैक भी थी, जिसका ड्रॉबैक को नील्स बोर ने दूर किया और इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करके रदरफोर्ड का ड्रॉबैक को दूर किया, जबकि क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। पिक्नोमीटर का प्रयोग होता है उच्च तापमान, घनत्व, प्रकाश बल्ब का विकिरण, भूकंप की तीव्रता। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा घनत्व।
ऊष्मागति का कौन सा नियम यह कहता है कि मशीनों की दक्षता 100% से कम होती है? ऊष्मागति यानी थर्मोडायनेमिक, ठीक है। शून्य नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम जो कहता है हम कोई भी ऐसा स्वचालित इंजन का निर्माण नहीं कर सकते जो बिना बाहर से ऊर्जा लिए एक ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में वो ऊर्जा ट्रांसफ़र कर सकता है। शून्य नियम जो कहता है कि अगर दो वस्तु है, ये थर्ड वस्तु के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों वस्तु भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी, तापीय इक्विलिब्रियम में होगी। जो हमारा पहला नियम है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और जो हमारा तीसरा नियम है वो कहता है कि अगर तापमान निरपेक्ष तापमान की बराबरी पर पहुंच जाता है तो क्रिस्टल बॉडी का भी एंट्रोपी जीरो हो जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की कमियां थी। परमाणु की स्टेबिलिटी, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था परमाणु का स्टेबिलिटी वे नहीं बता पाए थे। नाभिक का आकार, परमाणु का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु की स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, पर ऑलरेडी इनसे पहले मैक्सवेल ने ये प्रूव कर दिया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्सर्जन करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जन करने से ऊर्जा का धीरे धीरे ह्रास होते रहता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये एक्सेलरेशन v²/r के साथ इसके चारों ओर चक्कर काटता है तो ये लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करने से इसकी ऊर्जा का कमी होते रहेगा और फाइनली वो क्या होगा, घूमते घूमते वो नाभिक से टकरा जाएगा, यानी कि परमाणु ही अपना विनाश कर लेगा। तो परमाणु के स्टेबिलिटी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, फेरस ऑक्साइड का जलीय विलयन, जिंक ऑक्साइड का जलीय विलयन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, MgOH का होल 2। वह कौन सा तत्व है जिसके अनुभव में सहसंयोजी बंद होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है? अनुभव नहीं होगा यहाँ पे। वह कौन सा तत्व है जिसके अणुओं में होगा, ये ठीक है, जिसके अणुओं में सहसंयोजी बंद होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से जो विद्युत का सुचालक है, ये तो तीनों विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन तो होगा नहीं, ये आयरन और सोडियम ये दोनों मेटल है, तो इसमें सहसंयोजी बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो सहसंयोजी बंध ग्रेफाइट में होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। तो उर्वरक में NPK, उर्वरक के आप बोरा देखे होंगे तो उस पर NPK लिखा जाता है, यानी सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, तो हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो करेक्ट आंसर होगा स्ट्राटोस्फेयर। भोपाल गैस त्रसिदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सेकेंड इथाइल आइसोसाइनाइड, थर्ड बेंजाइल आइसोसाइनाइड और फोर्थ है नाइटर आइसोसाइनाइड। ये ऑप्शन ए होगा, B, C एंड D। तो करेक्ट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।